चलिए साहब शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं पढ़ेंगे, आ जाओ अभी तो। रेशियो एनालिसिस, सुनना जी ध्यान से। ये चैप्टर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। कितना वैल्यूएबल? बहुत ज्यादा। कैसे समझाता हूं। रेशियो एनालिसिस 12th क्लास में आया था, सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, एमकॉम में है, एमबीए में है। जितने भी इंटरव्यूज लाइफ में दोगे कॉमर्स की जॉब के लिए, सारे इंटरव्यूज के सिलेबस में ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जिसके सिलेबस में रेशियो ना हो। इंटरव्यू में रेशियो पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है ना। जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के एग्जाम दोगे जो कॉमर्स की पोस्ट के लिए होंगी, है ना, कॉमर्स की किसी पोस्ट के लिए हो, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की वाली पोस्ट पे चल जाओ, अकाउंटेंट डबल ए सेकंड की पोस्ट पे चल जाओ, किसी भी पोस्ट के लिए चल जाओ, या प्राइवेट फील्ड में किसी भी कॉमर्स की पोस्ट के लिए चल जाओ, रेशो सिलेबस में सबके सिलेबस में है। तो रेशो के आगे लिख देता हूँ साथ निभाना साथिया, लाइफ टाइम वैलिडिटी बोल देता है रेशो के आगे। अपन करें शुरू, ठीक है। चैप्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंड ईयर एफएम का सबसे हार्ड चैप्टर बच्चों की ओपिनियन है रेशियो एनालिसिस। बच्चों को सबसे हार्ड लगता है रेशियो एनालिसिस सेकेंड ईयर एफएम वालों को, है ना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, चैप्टर पढ़ते पढ़ते बच्चे बीच में सरेंडर कर देते हैं, नहीं अपने बस का नहीं है। तीसरी चीज, इस चैप्टर के ऊपर आज तक कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ, एएस। रेशियो के ऊपर आज तक कोई एएस नहीं बना। तो एएस नहीं बना तो क्या होता है, आपने रेशियो बनाया कुछ अलग तरीके से, आप अपनी बुक लिखते हो कुछ अलग तरीके से, आप अपनी बुक में लिखते हो कुछ अलग तरीके से। तीन बुक में तीन फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको एक ही चीज के। हम कौन सा अपनाए? जो हमारे बोर्ड पे आएगा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, ठीक है ना। तो क्लैशिंग्स होंगी कई बार, सर आपने तो ये बताया था हमारी बुक में तो ये है। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल होगा, ठीक है। तीसरी एक और प्रॉब्लम आती है चैप्टर के में, सिनोमिनम्स बहुत ज्यादा है, पर्यायवाची। हमने पढ़ा करंट रेशो, CA/CL, सुना होगा सबने, है ना, ठीक है। एग्जाम में आ गया वर्किंग कैपिटल रेशो, बोले आउट ऑफ सिलेबस, जबकि मालूम पड़ा वो करंट रेशो का ही दूसरा नाम है। तो सिनोमिनम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए साहब टाइट पकड़ के चलेंगे, चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आपके स्कूल में रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर के साथ ये दिक्कत होती है कि टीचर ये एक दिन में दमादम फॉर्मूले लिखा लेते हैं, बोले याद करके आ जाना, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट। आपने याद नहीं किया, प्रैक्टिस स्टार्ट। आप याद करने की सोच रहे हैं, प्रैक्टिस खत्म। फिर वो तो बोर्ड था जो हमने पढ़ लिया, पढ़ना तो था ही, ट्यूशन व्यूशन से कैसे ना कैसे जुगाड़ कर आके सेल्फ स्टडी से कंप्लीट किया रेशियो एनालिसिस 12th में। आज ऐसा नहीं करेंगे, तरीके से खींच के चलेंगे अच्छे से, है ना। एक्सप्लेनेशन वैसा रखूंगा जैसा कभी टीचर जी ने नहीं किया होगा, हाँ, कुछ नया सीखेंगे आज की क्लास में। शुरुआत करते हैं रेशियो एनालिसिस। यस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, मैं बताता हूँ। इनका क्वेश्चन है कि डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एप्लीकेशन, आंसर विल रिमेन सेम और नॉट? नॉट सेम। आंसर कहां से सेम आएंगे जब आपने तरीके बिल्कुल अलग अलग लगा दिए तो? फिर एग्जामिनर कैसे चेक करेगा? मैंने बोला तो सही, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कराएगी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वही फॉलो करना है आपको, डिफरेंट बुक वाली चीजें फॉलो नहीं करनी। इवन मैं कह रहा हूँ अपनी बुक में एक पेज पर अलग फॉर्मूला बताएगा, 3 पेज बाद पलट जाएगा अपनी बात से, पलटू राम पलट जाएगा अपनी बात से। मैं कहूंगा आपको ये वाला फॉलो करना है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की कॉपीज में चेक होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए शुरू करें। रेशियो एनालिसिस इन हिंदी, अनुपात विश्लेषण। बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के साथ आपको, गौर फरमाइएगा। अनुपात विश्लेषण, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के साथ आपको, गौर फरमाइएगा। रेशियो एनालिसिस, सुनना जरा, ये चैप्टर क्यों बनाया गया? जो मैं समझाने जा रहा हूं कोई नहीं समझाएगा। फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्या आपके स्कूल्स में पीटीएम होती थी? सर नाम मत लो, क्योंकि हर एग्जाम के बाद होती थी, और एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम के रिजल्ट के बाद होती थी। और हमारे तो साहब टाए टाए फिश,
सुबह सुबह 8 बजे पापा जी जब भजन सुनाए, है ना, नाश्ते की जगह ब्रेकफास्ट में चांटे मिले, है ना, क्या कहना। वो पीटीएम वाला दिन, जी हाँ पीटीएम इसीलिए होती थी, आपका रेशियो एनालिसिस होता था। मैं बहुत अच्छे खासे एग्जांपल से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। उस पीटीएम में आपका रेशियो एनालिसिस होता था, आपका इवैल्यूएशन होता था, आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता था, आपका स्टैंडर्ड क्या है और आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अपने स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आपके स्टैंडर्ड से आप बिलो परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी रिमांड लगेगी। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रिवार्ड, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो रिमांड। अच्छा बुरा कैसे डिसाइड होगा, आपके स्टैंडर्ड से। आपका स्टैंडर्ड 70% वाला है, आप 80 ले आए तो रिवार्ड, 60 ले आए तो रिमांड। लेकिन इनका स्टैंडर्ड 40 वाला है, आपकी 60 पे रिमांड लगी थी, इनकी 40 पे रिवार्ड मिल रहा है इनको, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड बेटा पास हो जा, पास हो गया तो रिवार्ड मिलेगा। सोचो, हो सकता है सबका स्टैंडर्ड अलग अलग, तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, आपके स्टैंडर्ड्स को कंपैरिजन किया जाएगा आपके एक्चुअल से। तो चैप्टर में एक वर्ड लिया मैंने, कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। यस, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन दो टाइप के होते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, एक फर्म का दूसरी फर्म से। अपोलो टायर्स का एमआरएफ टायर से कंपैरिजन, शर्मा जी का बच्चे का गुप्ता जी के बच्चे से कंपैरिजन। मैं ऐसे बढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, इधर उधर ले जाऊंगा अचानक। शर्मा जी के बच्चे का गुप्ता जी के बच्चे, देख तेरे मार्क्स, देख शर्मा जी के बच्चे के मार्क्स, ये शर्मा जी का बच्चा इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपैरिजन होगा एक पर्सन का दूसरे पर्सन से सेम टाइम में, मतलब आपके 10th के रिजल्ट, 10th का रिजल्ट है शर्मा जी का भी और गुप्ता जी का भी, कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, यानी टाइम सेम है और पर्सन बदल गए हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं इसको। यानी अगर मैं 2023 का डेटा उठाऊं और अपोलो टायर्स और एमआरएफ टायर का कंपैरिजन करूं तो इसे बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म, आपके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे क्या, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से फाइट करवाते हैं क्या, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर स्कूल कंपटीशन यही है। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इसमें कंपनी सेम रहती है एमआरएफ टायर्स, लेकिन उसके 2023 के डेटा को 2022 से कंपेयर करते हैं, टाइम चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है। ये समझ में आया। आपका ही आपके अपने पास्ट से कंपैरिजन, देख तेरे 10th के मार्क्स, देख तेरे 12th के मार्क्स, कंपैरिजन होगा, होगा नहीं होगा। तो दो तरह का कंपैरिजन, टाइम सेम पर्सन अलग अलग हुए, इंटर फर्म कंपैरिजन, टाइम अलग अलग हुआ है ना, पर्सन एक ही हुआ तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इस तरह से दो तरह के कंपैरिजन होंगे। कंपैरिजन के बाद में या तो हमें प्लस पॉइंट्स फाइंड आउट होंगे या माइनस पॉइंट्स। बच्चों बिजनेस करने की छोटी सी ट्रिक्स होती है, इस तरह से ही करते हैं बिल्कुल, है ना। सुनो, कोई भी इवेंट करोगे, कोई भी आपने अपने यहाँ पर नया कुछ किया तो उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हम ट्रैकिंग पे लेके गए, प्लस और माइनस पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, कि बच्चों को ट्रैक पे ले जाना हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले हम कभी ट्रैक पे लेकर के नहीं गए। तो प्लस और माइनस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, क्या अच्छा था क्या बुरा था। जो अच्छी चीजें थी उन्हें और इम्प्रूव किया जाएगा, जो बुरी चीजें थी उन्हें इलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे ट्रैक का प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए कभी और इन फ्यूचर, यस नो यस। हम इससे पहले ट्रैक पे लेके गए थे गढ़ गणेश बच्चों को, है ना, तो वहां तो हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, है ना। ठीक है, अभी वाले में भी किया, पर अभी वाला थोड़ा डिफरेंट था, अभी वाले में प्रॉपर ट्रैक था, तो बिल्कुल पत्थर रोड नहीं थी, मतलब उसको जमा में कुछ नहीं मिला था। हम कल येस्टरडे भी एक ट्रैक पे गए थे, वो ट्रैक वही था, लेकिन इस बार हम बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ से चढ़े, बिल्कुल और रिस्की, बहुत रिस्की से चढ़े। तो इस बार फिर कल नया एक्सपीरियंस लेकर के आए। तो क्या ये बच्चों के लिए, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हुए मेरे लिए किसी तरह से बेनिफिशियल है क्या ये ट्रैकिंग करवाना, यस नो, है ना। क्या पता हो, क्या पता ना हो, कुछ अच्छी बातें होंगी कुछ बुरी बातें होंगी, सबको एनालिसिस करेंगे। रिस्क फैक्टर भी देखना होता है, कॉस्ट फैक्टर भी देखना होता है, इमेज फैक्टर भी देखना होता है कि इमेज पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, है ना। ठीक है, फ्रैंकनेस बच्चों से कितनी रखनी है,
क्लोजनेस कितनी रखनी, ये फैक्टर भी देखना होता है। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके हम प्लान करेंगे क्या प्लस पॉइंट्स और क्या माइनस पॉइंट्स। अगर प्लस पॉइंट्स होंगे, जो जो प्लस पॉइंट्स होंगे उन्हें और इम्प्रूव किया जाएगा। कर लो कर लो कर लो, अच्छी बात है। माइनस पॉइंट्स को रिमूव कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और अल्टीमेटली की जाएगी फ्यूचर प्लानिंग। क्या रेशो का चैप्टर आपके स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया गया था? ना, पॉसिबल ही नहीं है। सर आप क्या बता रहे हो, वाई रेशोस, क्यों बनाया गया रेशोस को? रेशोस चैप्टर को बनाया गया है फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। और कैसे होती है फ्यूचर की प्लानिंग? मैंने शुरू से बताया, देखो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, पहले में और अब में ट्रैक पे लेके जाते हैं तो क्या होता है, ट्रैक पे लेके ना जाए तो क्या होगा। मैं कंटिन्यू 3 संडे ट्रैक पे गया हूँ। पहले संडे स्टाफ को लेके, सेकंड संडे लेखा को लेके, थर्ड संडे लक्ष्य को लेकर के, कंटिन्यू, है ना। तीनों संडे में एनालिसिस कर लिया क्या अच्छा है और क्या बुरा, और नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान कर दिया कि अगली बार से ट्रैक पे लेके जाएंगे और इस तरीके से लेकर के जाएंगे। ये प्लान रहना चाहिए, है ना। ठीक है, तो प्लस माइनस पॉइंट्स को फाइंड आउट किया और उन्हें और इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि करेंगे और करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें, गैस पेपर्स लॉन्च करना, गैस पेपर लॉन्च करना हमारे लिए एक जीरो बेस बस्टिंग है। आप तो अभी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जीरो बेस बस्टिंग इतना नहीं समझते, है ना, कि गैस पेपर लॉन्च करें या ना करें। और गैस पेपर लॉन्च करें तो केवल अपने बच्चों के लिए करें या ओपन फॉर ऑल करें? हमारे गैस पेपर्स ओपन फॉर ऑल होते हैं। ओपन फॉर ऑल मतलब आपका दोस्त को यूज लेना है, आपका दोस्त हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी यूज ले सकता है, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। इवन हम तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर डाल देंगे उसको, हाँ। एक गैस पेपर। दूसरा, गैस पेपर केवल लेखा के बच्चों को मिलना चाहिए, बाहर वालों को बताना मत। क्लोजनेस रखूं उसको, लॉक रखूं, रिजर्व रखूं, तो विच वन इज बेटर? ये मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों में से क्या अच्छा है। इसके प्लस माइनस पॉइंट्स और इसके प्लस माइनस पॉइंट्स को एनालिसिस कर लो, जो अच्छा है वो अप्लाई कर दो और आगे की प्लानिंग बना लो। बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। ऐसे एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, मेरा लाइव एग्जांपल हूँ, लेखा कॉमर्स क्लासेस, है ना। हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के बच्चे, एक टाइम पे ऑफलाइन में ये कंडीशन होती थी, क्लास के अंदर 250 बच्चे हैं और 200 बच्चे बाहर खड़े हैं, लॉक लगा रखा है इंस्टीट्यूट का, अंदर एंट्री नहीं देते थे, लॉक लगाना पड़ता था, की और लॉक हाथ में रखते था हमारा स्टाफ, जब बेसमेंट में उसे वहाँ पढ़ाते थे। कब? 2017, 18, 2019 तक की कंडीशन थी, 2020 में भी थी। 2020 के बाद जैसे ही कोविड आया, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अब मेरा बच्चा एनालिसिस करता है, यार पेट्रोल लगेगा, रहने दे, ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। पहले मान लीजिए खूब चाव से है, मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना है, एक दिन ही ऑफलाइन नहीं आ पाया और उनको क्लास ऑनलाइन पढ़ ली, ऑनलाइन समझ में आ गया, अगले दिन से ये खुद एनालिसिस कर जाएंगे, अरे ऑनलाइन ही रहने दे। क्या ऑनलाइन अच्छा है? नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? हमारे कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं, हमारी सोशल वैल्यूज खत्म हो जाती है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, हमारी जो यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। आज ये 4 दोस्त है, 5 दोस्त है ना, ऑनलाइन में दोस्ती खत्म, ऑनलाइन में इनका दोस्त इनका मोबाइल बन जाएगा, है ना। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा करना चाहिए। गैस पेपर लॉन्च करें नहीं करें, ट्रैक पे लेके जाएं नहीं जाएं, इंस्टीट्यूट की पार्टीज करें या ना करें, इन पर एनालिसिस करना पड़ता है, यस नो, है ना। मैं थोड़ा सा पढ़ाई से अलग लेके चलता हूँ हल्का सा ना। हम लोग 2007 से मैं इंस्टीट्यूट को चढ़ा रहा हूँ, 2007 से पहले भी पढ़ाते तो थे लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं था उस टाइम, है ना। ठीक है, तो 2007 में पहली बार बच्चे बोले सर घुमाने लेके चलो कहीं पे। मैंने कहा कोचिंग वाले कोई घुमाने लेके जाते हैं क्या? स्कूल वाले लेके जाते हैं, कॉलेज वाले लेके जाते हैं, कोचिंग वाले कैसे लेके जाते हैं? बोले नहीं आप चलो, हम चल रेडी है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, है ना, ठीक है चलते हैं। तो सुबह से शाम तक का एक प्लान बन लिया। बोले कहाँ चले? बोले अजमेर पुष्कर चलते हैं, है ना। मैंने कहा अजमेर पुष्कर सुबह से जाके शाम को आ सकते हैं, है ना। धीरे धीरे मालूम पड़ा बच्चों को डांस चाहिए होता है, कैसे भी करके साउंड लगा दो, बच्चे पागल, है ना। साउंड नहीं लगाया तो सर मजा नहीं आया, और साउंड लग गया तो सर पैसा वसूल हो गया, बस केवल साउंड लगा दो, है ना। फिर उनके धीरे 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 साउंड मस्ट कर दिया, साउंड के साथ बॉन्ड फायर मस्ट कर दिया, अगर सर्दियाँ हैं तो ये जरूर होना चाहिए, है ना। फिर उसके साथ खाना पीना मस्त कर दिया, ये चीज़ होनी चाहिए। धीरे 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 टूर्स बनाते गए, मतलब हाईएस्ट हम 6-6 दिन के उदयपुर माउंट आबू के टूर पे बच्चों को ले गए, है ना। और 60-60, 70-70 बच्चे, है ना। 60-70 बच्चे बहुत बड़ा ग्रुप होता है, छोटा नहीं होता स्टूडेंट्स के केस में, है ना। बट धीरे 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 करके 2012-13 तक आए, बच्चे बड़े होने लग गए, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन जिसमें गूगल पे था और गूगल मैप्स था। तो गूगल पे और गूगल मैप ने बच्चों को नॉलेज देना शुरू कर दिया। अब बच्चा मेरे कंट्रोल से बाहर जाने लग गया, है ना। ठीक है,
कैसे कैसे संभालो, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, डिसीजन मेकिंग खुद के पास होती है, पैसा खुद के पास होता है, पावर खुद के पास होती है, आप सब बहुत रिच है और आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच है, और उसी वो चीज़ थोड़ी सी आपके नेचर में भी आती है। तो बोले हम ऐसे कैसे सुन लें, कंट्रोल में नहीं रहना है। स्कूल और कॉलेज वालों के तो कंट्रोल में रहता है, कोचिंग वाले कौन कंट्रोल में रहता है ना। धीरे 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 करके पावर्स बढ़ने लगी। मैंने कहा यार ये गड़बड़ होता जा रहा है, क्योंकि नाइट स्टे भी आता है और होटल भी आती है, खाना भी आता है और वहाँ पे सब कुछ होता है, तो फिर उस पर कंट्रोल भी करना पड़ता है ना। फिर मैंने धीरे धीरे करके मन का नाइट टूर वाले, नाइट स्टे वाले टूर्स बंद। आज के बाद कोई नाइट स्टे वाला टूर नहीं होगा, क्योंकि मेरे को, मैंने कहा ना, इमेज फैक्टर भी तो देखना होता है। एक रील बनी, इंस्टा पे डली, कहानी खत्म, कहानी खत्म है। और वो कहाँ कैसे वायरल होगी, है ना, कहीं पीएमओ पहुंच गई तो है ना, बहुत दिक्कत हो जानी है फिर तो, है ना। तो फिर बात फालतू में अपन मीडिया में आ जाए, क्या मतलब, छप जाए अगले दिन, वैसे ही बहुत फेमस है ना। तो मैंने कहा नहीं, नाइट स्टे वाले टूर सब बनाने ही नहीं, स्टे नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा चलो अब दूसरा प्लान सोचो, नाइट ट्रैवल करेंगे, रात को जाएंगे, दिन भर एंजॉय करेंगे, रात को आ जाएंगे। बच्चा बस में रहेगा या ट्रेन में रहेगा रात को। अब ट्रेन भी पॉसिबल नहीं, हमारा बच्चा तो एंड मोमेंट पे आता है, मुझे ले चलो। अभी कल की बात है, परसों वाले ट्रैक के लिए मैंने शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए, है ना। आपने लिखा कि 8-9 बच्चों का ग्रुप, बोले सर हमेशा लेके जाते हो, हम तो रात को 9 बजे कराते हैं, एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा सॉरी, इस बार पॉसिबल नहीं, क्योंकि आउटसोर्स किया हुआ है इसको, ये हमारा नहीं है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। मैंने कहा 27 तारीख की पार्टी है, उसमें चलना आप, और पैसे जमा पड़े हैं 27 जनवरी की, अभी अनाउंस कर ही रहा है रिसेप्शन आज, है ना। मैंने उसमें चलना मना कर दिया, है ना। तो मैंने कहा नाइट ट्रैवल करेंगे, नाइट स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि स्टे में वही ना होटल, वहीं बीमारी आ जाती है। और जब हम, अच्छा स्कूल वाले तो क्या करते हैं, जिस दिन लड़के जाएंगे उस दिन लड़कियां नहीं जाएंगी, जिस दिन लड़के जाएंगे उस दिन लड़के नहीं जाएंगे। और भाई साहब मैं तो बताता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से आज तक कम से कम ना 10 कपल तो ऐसे निकले जिन जो यहाँ पे अननोन होकर आए थे और आज उनके बच्चे हैं, है ना। 10 से ऊपर तो मेरे को याद है हमेशा, है ना। अकेले आए थे और आज उनके बच्चे हैं, है ना। बोले सर इसको भी आपके ही भेजेंगे, है ना। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। बोले तो आपने तो कहा था वी मेक माइंड्स एंड मेमोरीज। मैंने कहा इतनी बड़ी मेमोरी, हाँ इतनी बड़ी मेमोरी थोड़ी, चलती फिरती मेमोरी घूम रही तुम्हारी है, बहुत सारे है ना, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आते हैं वो कई बार, है ना, जब जयपुर आते हैं मिलते हैं। जयपुर के बाहर के हैं ज़्यादातर, जो सबके, आप देखो क्या मेमोरी बनाते हैं, है ना। अभी आज सुबह मेरी एक स्टूडेंट है, लास्ट ईयर फाइनल ईयर की थी, स्टोरी लगाई लास्ट ईयर क्लब पार्टी की मेरे साथ में, है ना। मैंने भी स्टोरी पर भी आज लगा ही रखा है उसको, है ना, री मेंशन किया मैंने। बोले सर मेमोरीज। मैंने कहा वेलकम। बोले कब बुला रहे हो। मैंने कहा 27। बोले पक्का। मैंने कहा यस पक्का। बोले देखती हूँ मैं फ्री हुई तो। मैंने कहा फ्री नहीं होना है। बोले नहीं हमारा पूरा ग्रुप आएगा। मैंने ठीक है मोस्ट वेलकम है, हम तुम्हारे लिए ऑप्शन रखते हैं। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना, मेमोरीज। नहीं नहीं नहीं, मेरा पैशन है एक चीज, दूसरा ये मेरा इनडायरेक्ट प्रमोशन होता है, इनडायरेक्ट प्रमोशन होता है ना। और इसके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स मिलते हैं, और डेफिनेटली मिलते हैं बहुत ज़्यादा। पिछले 1.5 साल से कोई क्लब पार्टी नहीं करी, अब जाके कल फाइनल करा है कि अब जाके क्लब पार्टी करेंगे एक बड़ी, है ना। तो अनाउंस कर देगा रिसेप्शन आपको। छोड़िए इसको, वापस आते हैं। तो प्लस और माइनस पॉइंट चीज़ों के आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना। आपको बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट सुपर हिट हो जाएगा, आपको करना क्या पता कौन सा एक्सपेरिमेंट आपकी कंपनी को ऊंची नई ऊंचाइयों पे ले जाए। वो बजाज कंपनी एक पल्सर के ऊपर जिंदा है, वो बजाज कंपनी एक पल्सर के ऊपर जिंदा है। पल्सर के कितने सेगमेंट निकाल दिए और धमाधम सालों से चला जा रहा है, केवल पूरी पूरी कंपनी बजाज पल्सर से चल रही है। वो होंडा एक्टिवा से, एक्टिवा ने कभी नहीं सोचा था कि हम एक कॉलोनी में 2 एक्टिवा से ज्यादा बेच पाएंगे। आज एक घर में 2 एक्टिवा है, आज एक घर में 2 एक्टिवा। मैं कहूँ मेरे घर में अब तक हम 4 एक्टिवा खरीद चुके हैं, है ना। 2 हटा भी चुके हैं, अभी भी 2 है राइट नाउ, है ना। और एक्टिवा मतलब एक्टिवा, बगल में मैस्ट्रो भी है, जुपिटर भी है, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आ गया। बट एक्टिवा अपना रुतबा पूरा कायम करके बैठा हुआ है मार्केट में। वो दुकानदार कितना खुश नसीब होगा जिसकी दुकान पे भीड़
उमड़ के आती हो, इस चैप्टर में सिखाएंगे आपको। तो चैप्टर केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज का नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज का भी है चैप्टर। मैं अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे कार बुक करानी थी, मैं महिंद्रा के शोरूम पे चला गया, भाई साहब बहुत बुरी बीती मेरे ऊपर। शाम को 6:30 बजे मैंने कॉल किया, मैंने कहा कितने बजे तक ओपन है? बोले सर 7, मैंने दिन में फ़ोन करवा लिया था मैंने स्टाफ को बोल करके, मैंने कहा एक बार महिंद्रा के शोरूम में फ़ोन कर लो कितने बजे तक ओपन है, मैं शाम को 6:30 फ्री होता हूँ, पहुँच जाऊँ। बोले 7 बजे तक ओपन है। मैं 6:30 निकला, 6:45 उनके यहाँ पहुँच गया। शोरूम पे कोई नहीं, केवल गार्ड। बोले सर सब गए। मैंने क्यों? बोले लगभग 6:30 चल जाते हैं तो 7 बजे तक। मतलब 7 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 तक रहने चाहिए और शोरूम्स की तरह। बोले नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन अपन दिन में पहुंच गए। एग्जीक्यूटिव का मूड नहीं मेरे को गाड़ी दिखाने का। मैंने कहा अजीब सा हो रहा है। मैंने कोई ब्रोशर? बोले ऑनलाइन। मैंने कहा प्राइस लिस्ट? बोले ऑनलाइन। मैंने कहा गाड़ी? बोले ये खड़ी। मैंने कहा ये नहीं दूसरा मॉडल? बोले ऑनलाइन। मैंने कहा गाड़ी भी ऑनलाइन दे देना? बोले पेमेंट? बोले ऑनलाइन ले लेंगे हम, है ना, है ना। तो उनको गाड़ी नहीं बेचनी, पता है क्यों? उनके यहाँ पे 1.5 साल की वेटिंग, साल भर की वेटिंग, 2 साल की वेटिंग तक चल रही है। बोले आज पैसे जमा कराओ, 1.5 साल बाद गाड़ी मिलेगी। मैंने कहा भाग यहाँ से, मैं आज बुकिंग कराऊंगा गाड़ी, आज चाहिए, स्टॉक में है हो तो दे, वरना नहीं चाहिए। थोड़ी देर में मेरा ईगो नीचे उतर गया कि मुझे जो गाड़ी चाहिए थी स्टॉक में है ही नहीं। 4 जगह फोन कर लिए, कहीं नहीं है स्टॉक में। बोले कहीं स्टॉक में है ही नहीं। मैंने कहा सॉरी। उसने मेरे को, मैंने कहा चलो अब प्राइस की बात करते हैं। मैंने कहा बार्गेनिंग तो होगी ना? बोले ये क्या होता है? ये प्राइस है, यही लगेगी, और इस प्राइस के अलावा आपको 74,000 की एसेसरीज कंपलसरीली एक्स्ट्रा हमसे ही लगवानी पड़ेगी। मैंने क्या दे रहा है एसेसरीज में? दिखाया, मार्केट वैल्यू इस एसेसरीज की 21,000 रुपये, 21,000 रुपये एसेसरीज की वैल्यू, है ना। मैंने कहा बाहर लगवा लूँ? बोले नहीं, कंपलसरी हमसे लगवानी, 74,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इसके लिए एसेसरीज के, कंपनी ही लगा के देगी। मैंने क्यों? बोले ये कंपनी की पॉलिसी में है। मैंने कहा ये अलग नेतागिरी तुम्हारी, जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। इंश्योरेंस 1,20,000 रुपये पहले साल का इंश्योरेंस। मैंने इतना महंगा इंश्योरेंस? मैंने अपने इंश्योरेंस वाले को फोन किया, बोले भैया सेम 100% सेम है, 60,000, है ना। मैंने कहा ये डबल लेना है? बोले सर ये कंपनी की पॉलिसी है। फिर उससे मैंने बात करी कैसे तैसे, बोला इंश्योरेंस चलो आप बाहर से करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 60,000 तो बचे, लेकिन दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? उनका स्टॉक रेडी नहीं है और कस्टमर की भीड़ उमड़ रही है। सोचो वो दुकानदार कितना खुशनसीब होगा जिसकी दुकान पे माल आने से पहले बिक चुका हो, माल आने से पहले बिक चुका हो, कितना खुशनसीब होगा। ये रेशियो एनालिसिस कैलकुलेशंस होती हैं। और ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं, सारे प्रोडक्ट उनके, आप बेलेरो ले लो, आप स्कॉर्पियो ले लो, आप एक्सयूवी ले लो, आप थार ले लो, है ना। 4-5 ही तो प्रोडक्ट आते हैं मेनली, और ये 4-5 प्रोडक्ट सबके सब वेटिंग में चलता है ना। और मनमानी प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं और प्राइस डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। सेम पल्सर बोला, सेम एक्टिवा बोला। शुरू करें चैप्टर? चलिए, ये चैप्टर का बेस था, डिस्कशन था चैप्टर के ऊपर। आपको अपने बिजनेस में ये सब एनालिसिस करने पड़ेंगे। आइए, एक पिताजी जब अपनी बिटिया की शादी करते हैं, एग्जाम्पल्स बड़े प्यारे प्यारे मेरे पास, है ना। एक पिताजी जब अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो लड़का चूज करते हैं। लड़का कैसा होना चाहिए? सुंदर सुशील? नहीं, वो तो बिटिया होती है, है ना? वो तो बिटिया होती है, हाँ। बेटा कैसा होना चाहिए? वो लड़का कैसा होना चाहिए? बोले खाता पीता नहीं होना चाहिए, लेकिन खाते पीते घर का होना चाहिए। लड़का खाता पीता नहीं होना चाहिए, लेकिन खाते पीते घर का होना चाहिए। मालूम पड़ा शादी के अगले दिन अपनी बिटिया खाती पीती निकली। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है कि आप लड़का बिना खाता पीता सर्च कर रहे हैं, मिलता ही नहीं है। मन का ये तो बनाना पड़ेगा, बना बनाया लड़का तो ऐसा बाजार में है नहीं, है ना। तो जब पिताजी अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढते हैं तो उसमें 4 स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं। ये चारों चीजें देखते हैं बेसिकली। सेम एक इन्वेस्टर जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो भी वही सेम 4 चीजें देखता है। जो 4 चीजें दामाद के लिए सर्च करी जा रही हैं, वही 4 चीजें हमारी प्रोजेक्टेड कंपनी में भी देखी जाएंगी। वो 4 कैटेगरीज में बोर्ड पे लेके आऊंगा, एग्जाम्पल बड़े मजे आएंगे। पढ़ते शुरू करते हैं। ए कैटेगरी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज।
एक और नाम इसी का, लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, हिंदी में अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। समझाएंगे आपको बहुत बड़े प्यारे एग्जाम्पल से। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात या फिर तरलता अनुपात। स्टूडेंट गाइडलाइन प्लीज। यहां पे मैंने ए लिखा है, 1 लिखा है, ABCD लिखिएगा 1 2 3 4 9। याद मैं करवाऊंगा आपको, घर जाके कुछ याद नहीं करना। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात या तरलता अनुपात इसको बोलते हैं। क्या कहता है ये रेशियो? हमारा दामाद रोज रोज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। रोज रोज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं? आदमी कंगाल हो जाए, ब्लैंक हो जाए, खाली हो जाए, हैंड्स रेस कर दे, अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे पास पैसा नहीं है, वो होती है इंसॉल्वेंसी। आप जो इंसॉल्वेंसी समझते हैं वो परमानेंट इंसॉल्वेंसी होती है। परमानेंट इंसॉल्वेंसी, आदमी खत्म हो गया, खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की, रोज रोज इंसॉल्वेंट होना। दूध वाला आया, पैसे दे दो भैया, अगले महीने ले लेना। अखबार वाला पैसे मांग रहा है, बाद में दे देंगे। स्कूल की फीस ओवरड्यू हो रही है, बिजली के बिल टाइम से पे नहीं हो रहे, आप हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। स्टाफ की सैलरी चुकाने को पैसे नहीं है, मकान का किराया दिखाने को पैसे नहीं है, ऑफिस के किराए ओवरड्यू हो रहे हैं। हर दुकान पे आपका खाता चलता है और हर दुकान पे आपकी उधारियां चलती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपकी मार्केट में बेइज्जती होती है, प्रेस्टीज डाउन होती है, वैल्यू गिरती है। हर आदमी आपसे थोड़े दिन में पैसे मांगता है और आपकी इंसल्ट करके चला जाता है। क्या कंपनी के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं। क्या उस दामाद के साथ ऐसा होना चाहिए कि हर दुकान पे उसका खाता खुला हुआ हो? नो 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 नो, नेवर। तो टेक्निकल लैंग्वेज बोलूंगा, कंपनी की औकात, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम टू टाइम पे कर पाए। करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज बोलो शॉर्ट टर्म के लिए। आपकी छोटी छोटी उधारियां टाइम से चुक जानी चाहिए। एक सिंगल लाइन बोलो तो हमारी छोटी छोटी उधारियों उधार ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना, फिर दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे से ले लेना, होता है ना। देखा होगा आपने, इसकी टोपी उसके सर, ये पैसे मांग रहा है, इससे लेके उसको दे दिए। ऐसे नहीं कर सकते ना। तो अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात कहता है, तरलता अनुपात कहता है छोटी छोटी लायबिलिटीज आपकी टाइम टू टाइम पे हो जानी चाहिए। कि 4 कैटेगरीज है, एक कैटेगरी लिखी है मैंने फर्स्ट, है ना। बी कैटेगरी, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियोज, हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात। आप बताइए बच्चों, वो दुकान अच्छी है इसमें भीड़ लगी रहती है, या वो दुकान अच्छी है जो समेटी, नहीं, वो दुकान अच्छी है जो फैली हुई रहती है, या वो दुकान अच्छी है जो समेटी हुई रहती है? फैली हुई दुकान अच्छी है या समेटी हुई दुकान अच्छी है? मैं एक दुकान में एंटर हुआ, गिफ्ट शॉप थी, अंदर की लाइट्स लगभग बंद थी, दुकानदार अपनी आगे आगे काउंटर पे बैठा हुआ था, मोबाइल पे गेम खेल रहा था। जैसे मैं एंटर हुआ, खड़ा होता और पीछे हाथ डालता और सारे स्विच ऑन करता, एकदम से लाइट जलाता और दुकान में कोई नहीं, मुझे प्रोडक्ट दिखाता। ये अच्छा था। या सेकंड सिचुएशन, मैं एक दुकान में गया, ऑलरेडी सारी लाइट्स ऑन है, दुकानदार के साथ 4 लड़के और काउंटर पे लगे हुए हैं, अंदर 5-6 कस्टमर खड़े हुए हैं, मेरे को गेट में घुसने की जगह नहीं है। मैं भैया बाहर से देख रहा हूँ, दुकानदार कहता आओ ना अंदर। मैं किधर से आऊँ? बोले भैया थोड़ा सा आगे हो ना, सबको आगे सरकाता है, मुझे एंट्री करके माल दिखाते दिखाते 3 जनों से बात और कर रहा है ना। मुझे माल दिखाते दिखाते अचानक एक पेमेंट करना है, पेमेंट करवा रहा है, इधर पेटीएम की आवाज़ आ रही है पीछे से, है ना। इतने में सोनू चाय वाला आ गया, बोले चाय दे सबको पिला, है ना। सप्लायर आया, भैया भैया कल आना, आज नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। सेकंड दुकान अच्छी है, फर्स्ट दुकान? आपने दोनों सिचुएशंस देखी हुई हैं, कौन सी दुकान अच्छी है? सेकंड, जिस पे भीड़ पड़ रही है, जिस पे माल फैला हुआ है, जिसके पास टाइम की शॉर्टेज है। भैया दुकान पे भीड़ पड़ रही है, इसका मतलब दुकानदार में क्वालिटी है, उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, उसकी प्राइसेस अट्रैक्टिव है। प्राइस हाई होना कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। हम महंगे प्रोडक्ट पे बहुत बार जाते हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देकर के माइंड पे हिट करना चाहूंगा। आप जिस सलून पे जाते हैं
वो आपका परमानेंट सलून है, और आपके घर से उस सलून के बीच में 4 सलून और आते हैं, सस्ते भी हैं, आप उन 4 को छोड़ के 5वें पे जाते हो, क्यों? अच्छा है? कैसे अच्छा है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। उसका टर्नओवर रेशियो उसने हाई किया हुआ है, वो चाहता है मेरे यहाँ कस्टमर ज्यादा आए, उसके लिए मीठा बोलना पड़ेगा, क्वालिटी देनी पड़ेगी, सर्विस देनी पड़ेगी, प्राइसेस भी अच्छी रखनी पड़ेगी, 2 पैसे ज्यादा भी ले सकते हो, किसी प्रोडक्ट में सस्ता लगा के कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेना, दूसरे प्रोडक्ट में क्वालिटी देकर के थोड़ी प्राइस हाइक कर लेना। वो सलून वाला जो बेसिक चीजें उनकी प्राइसेस तो लो रखता है, लेकिन आपको अट्रैक्ट करने के लिए फेशियल करवा लो, और उस फेशियल में एक साथ काट लेता है आपको बरोबर। कब आपकी बालों की रिबॉन्डिंग्स हो गई पता ही नहीं पड़ा, नहीं करवाना था, लेकिन वहां जाके मूड बन गया। उस दुकानदार की औकात थी कि आपकी जेब से उसने पैसे निकलवा लिए, पैसे थे, खर्च करने का मूड नहीं था, उसने हमारा मूड बना दिया शॉपिंग का। लेने क्या गए थे, लेकर क्या आए। ये डीमार्ट भी करता है सर, डीमार्ट तो प्राइजेस से करता है, क्योंकि वो खुद तो आता नहीं ना, वहां सेल्स एग्जीक्यूटिव तो ऐसे है नहीं, है ना। लेकिन वो दुकानदार जिस पे आप जाते हो वो टर्नओवर हाई करता है। टर्नओवर रेशियो कहता है आपकी दुकान पे भीड़ पड़नी चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, कस्टमर उमड़ के आने चाहिए। आप दिन भर में एक कस्टमर से 5,000 कमाना चाहोगे या 20 कस्टमर से 5,000? बोलो, एक से भी 5,000 कमा सकते हो, 20 से भी 5,000 कमा सकते हो, आपको किससे चाहिए? 20 से कस्टमर से 5,000 कमाना हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 20 अगर कल को एक टूट गया तो आपकी दुकान 0 आ जाएगी, 20 में से एक टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो 20 आपकी गुडविल बढ़ा करके कब आपके 400 कस्टमर कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। गुडविल, क्वालिटी, एक 20 खोपड़ियों से भिड़ना, एक खोपड़ी से भिड़ना माथा फोड़ी तो होती है ना। टर्नओवर रेशियो कहता है दुकान पे भीड़ पड़नी चाहिए। अगर आपकी दुकान में भीड़ पड़ती है तो आप कमा के हमेशा खाते रहेंगे, आपको कस्टमर से डील करना आता है। आप एक प्रोडक्ट में कल को फेल हो गए तो दूसरा प्रोडक्ट आपके लिए लाइन में लगा हुआ रहेगा। अब अपनी क्लब पार्टी फिर मैं करेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए इवेंट मैनेजमेंट है ना, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के अगर कोई भी एग्जाम्पल बनना है, कॉमर्स का कुछ भी सीखना है तो इवेंट मैनेजमेंट का, शादी के घर का एग्जाम्पल लो, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। टर्नओवर रेशियो की बात बोलता हूँ मैं, मेरे को अपनी पार्टी जो अभी 27th की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ उसमें टर्नओवर ज़्यादा चाहिए। मैं चाहता हूँ ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, सब आए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने सिंपल सा रखा, बच्चों को बोलता हूँ अगर आप किसी कैफे जाते हैं, है ना, मेमोरीज को तो छोड़ो, है ना, तो उस कैफे में अगर आपने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर दिए हैं, कोई भी 3 प्रोडक्ट, तो बिल बोलिए। 3 प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर दिए तो 1,000 रुपीज इजीली बिल आएगा। 1,000 कम से कम मान लूं, बड़े से मरा लोएस्ट है 1,000 तो 3 प्रोडक्ट के ऑर्डर पे, है ना। अगर मैं सेम चीज में 6 प्रोडक्ट दे दूं और पूरे दिन भर का क्लब दे दूं, तो मैं बार्गेनिंग करके मैं रेट को लेकर के आऊंगा और एम्बियंस भी दे दूं, तो मुझे बच्चे ज्यादा चाहिए उसके अंदर। क्योंकि सर आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए? वी मेक माइंड्स एंड मेमोरीज। मैं चाहता हूं कि अकेले आए पर इनके 4 दोस्त यहाँ से बन के जाएं और उनका एक ग्रुप क्रिएट हो यहाँ। पर ग्रुप क्रिएट आउटिंग से ही होता है, क्लास में तो यहाँ तो लिमिटेड बातें होती है, वहाँ पे हम दोस्त बनाते हैं, है ना। और ये दोस्त लाइफ टाइम कहीं ना कहीं साथ देते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, है ना। चलिए, तो ये टर्नओवर और एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियोज की बात रही। थर्ड वन, फोर्थ वन, 2 कैटेगरीज और आएंगी, वो कल डिस्कस करेंगे।